डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चित्राल में बहुत बड़ा हमला किया है। आइए इसके बारे में थोड़ा तफसील में बात करें। जिन आतंकियों को पाकिस्तान भारत के लिए पाल रहा था, अब वह उसके लिए ही मुसीबत बन गए हैं। पाकिस्तान में आतंकियों का एक भीषण हमला देखने को मिला है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले में 2 बॉर्डर चौकियों पर तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई और 40 घायल हो गए। हालांकि पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि 90 पाकिस्तानी सैनिकों का अपहरण कर लिया गया है। ISPR ने कहा कि आधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक बड़े समूह ने चित्राल जिले कालाश इलाके में अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित 2 सैन्य चौकियों पर हमला किया। मुठभेड़ के दौरान 12 आतंकवादी मारे गए, जबकि बड़ी संख्या में आतंकवादी गंभीर रूप से घायल हुए। द खुरासान डायरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी तालिबान के प्रवक्ता और एक प्रमुख कमांडर ने दावा किया कि टीटीपी लड़ाकों ने बड़ी संख्या में चित्राल के बॉर्डर पोस्ट पर हमला किया। चित्राल जिला अफगानिस्तान के कुनार, नूरिस्तान और बदख्शन प्रांत को जोड़ता है। टीटीपी कमांडर ने आगे कहा कि उन्होंने चित्राल जिले में ऑपरेशन शुरू किया है। कई गांवों पर कब्जा कर लिया गया है। इसकी शुरुआत बुधवार की सुबह 4 बजे से हुई। इसी रिपोर्ट में एक पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी का बयान शेयर किया गया, जिसके मुताबिक जब हमला हुआ तब अफगानिस्तान की सीमा से भी फायरिंग हुई। किसी भी कब्जे की खबर को पाकिस्तान ने खारिज किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच बुधवार को गोलाबारी हुई। इसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तानी अधिकारियों ने बुधवार को दोनों देशों के बीच की सीमा को एक प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट को बंद कर दिया। इस घटना को दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कस्बे तोरखम के एक अधिकारी नसरुल्लाह खान ने बताया है कि इस घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। साथ ही दोनों पक्षों के सीमा रक्षकों के बीच गोलाबारी की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सरकार और सैन्य अधिकारी तनाव कम करने के लिए अफगान समकक्षों के संपर्क में बनी हुई है। अफगान तालिबान की ओर से नियुक्त आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने अफगान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच झड़प की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के अधिकारी झड़प के कारण का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप आगे देखिए इस वीडियो में, जिसमें चित्राल में टीटीपी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच गोलाबारी हो रही है। ये देख सकते हैं आप, फायरिंग हो रही है। यहाँ फायरिंग हो रही है। ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि फायरिंग हो रही है। आइए हम नेपाल चलते हैं। नेपाल में चीन के राजदूत चेन सोंग के भारत के खिलाफ दिए जहरीले बयान पर जहां नेपाल की जनता में भारी गुस्सा देखा जा रहा है, वहीं भारत ने भी बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने नेपाल के विदेश मंत्रालय से इस पूरे मामले को उठाया है और कार्रवाई के लिए कहा है। वहीं नेपाल के विदेश मंत्रालय को अब सूझ नहीं रहा है कि दोनों ताकतवर पड़ोसियों के बीच विवाद में वो किस तरह से जवाब दे। इस बीच नेपाल में विदेश नीति के जानकार चीन के राजदूत के बयान की तीखी आलोचना कर रहे हैं और वे प्रचंड सरकार से इस पूरे मामले को चीन से विरोध दर्ज कराने के लिए कह रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री NP सौद ने कहा कि उनके मंत्रालय ने चीनी राजदूत के बयान को नोटिस में लिया है। नेपाल के कई राजनीतिकों ने कहा कि चीन के राजदूत ने राजनयिक मानकों को खुलकर उल्लंघन किया है। यही नहीं, अपने बयान से चीनी राजदूत ने नेपाल के अंदर तीसरे देश भारत को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा किया है। शेर बहादुर देववा सरकार में प्रधानमंत्री का सलाहकार रह चुके अरुण सुबेदी ने कहा, प्रचंड सरकार को चीन का एक राजनीतिक नोट भेजना चाहिए और चीनी राजदूत के बयान पर विरोध दर्ज कराना चाहिए। चीनी राजदूत ने नेपाल के भारत के साथ व्यापार की तुलना की, जो नेपाली अधिकारियों के मुताबिक अनावश्यक थी। सुबेदी ने कहा, सवाल यह है कि अगर भारतीय राजदूत भी इसी तरह का बयान देते तो हमारा जवाब क्या होगा। प्रचंड सरकार चीनी राजदूत के बयान पर उस समय चुप है जब चीन ने नेपाल के नक्शे को इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने चीनी राजदूत के बयान को गैर राजनीतिक करार दिया है। उन्होंने कहा, चीनी राजदूत नेपाल के आंतरिक मामलों में इस तरह का बयान नहीं दे सकते, न ही वह दूसरे पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते पर टिप्पणी कर सकते हैं, जिस पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। वहीं भारतीय विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि चीन एक बार फिर से नई दिल्ली के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते में हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत से चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए हैं और इस वजह से बीजिंग दिल्ली के खिलाफ पड़ोस में तंज कस रहा है। चीनी राजदूत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत नेपाल के विकास में बाधा है। साथ चीन चाहता है कि नेपाल उसके BRI में शामिल हो। इसको लेकर वह ज्ञान भी दे रहा है। नेपाल के डेनमार्क में पूर्व राजदूत विजयकांत कर्ण कहते हैं कि चीनी राजदूत ने नेपाल के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करके
राजनयिक सीमा रेखा को पार कर दिया है। इस बयान से चीन ये चाहता है कि नेपाल उसके हिसाब से अपनी विदेश नीति चलाए। चीन ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड बीजिंग के दौरे पर जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि चीनी नेताओं से वह नक्शे का मुद्दा उठा सकते हैं। भारत के खिलाफ इस बयान से चीन ने नेपाल को फंसाने की भी कोशिश की है, वह भी तब जब भारत ने नेपाल के साथ नए बिजली समझौते को लागू किया है। ये हम जापान के बारे में बात करें। भारत के चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अन्य देश भी अब चांद पर पहुंचने के लिए इसरो की राह पर हैं। अब चांद पर जाने के लिए जापान ने कदम बढ़ा लिया है। आज सुबह जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा ने अपना मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया। तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से H-2A रॉकेट के जरिए लॉन्चिंग की गई। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किए जाने वाला मून मिशन में रॉकेट एक लैंडर को ले जाएगा जिसके 4 से 6 महीने में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून के सफल लॉन्च पर जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी को गुरुवार को बधाई दी। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा कि वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय के एक और सफल चंद्र मिशन के लिए बहुत बहुत बधाई। बता दें, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी को पिछले महीने एक हफ्ते में 3 बार अपना यह मिशन टालना पड़ा था, जिसके पीछे के कारण खराब मौसम था। बार बार खराब मौसम के चलते जापानी अंतरिक्ष एजेंसी को मून मिशन की लॉन्चिंग की तारीख को बदलना पड़ा, लेकिन आखिरकार जापान ऐसा करने में सफल रहा। तनेगाशिमा अंतरिक्ष के से H-2A रॉकेट के जरिए लॉन्चिंग की गई। जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा लॉन्च किए जाने वाले मून मिशन मून स्नाइपर में रॉकेट एक लैंडर को ले जाएगा। जैक्सा ने बताया कि लॉन्च के करीब 13 मिनट बाद रॉकेट ने एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन नामक एक उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया, जो आकाश गंगाओं के भी स्थित चीज़ों की गति और संरचना को मापेगा। एजेंसी ने आगे कहा कि इससे मिली जानकारी यह अध्ययन करने में मदद मिलेगी आकाशीय पिंडों का निर्माण कैसे हुआ। साथ ही उम्मीद है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस रहस्य को सुलझाने में भी मदद मिल सकती है। राइस स्पेस इंस्टीट्यूट के निदेशक डेविड अलेक्जेंडर का मानना है कि यह मिशन गर्म प्लाज्मा और ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से को बनाने वाले अत्यधिक गर्म पदार्थ के गुणों के बारे में जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्लाज्मा का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें घावों को ठीक करना, कंप्यूटर चिप्स बनाना और पर्यावरण को साफ करना शामिल है। जापान ने अपने इस मून मिशन को खासतौर पर ब्रह्मांड के निर्माण की जांच के लिए डिज़ाइन किया है। इसमें एक एक्सरे इमेजिंग उपग्रह भी होगा। इसके अलावा एक स्मार्ट लैंडर भी भेजा गया है। ये चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने की कोशिश करेगा। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी मून स्नाइपर को H-2A रॉकेट के जरिए चांद पर भेज रही है। मून स्नाइपर में हाई टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हुए हैं जो चांद को समझने के लिए काम करेंगे। गौरतलब है, जापान काफ़ी लंबे समय से अपने मून मिशन पर काम कर रहा है। जापान के मून मिशन में कई चीज़ें शामिल हैं। इस मिशन के तहत चंद्रमा पर जांच करने के लिए स्मार्ट लैंडर को उतारना है। जापानी रॉकेट में स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून स्लिम एक हल्का चंद्र लैंडर भी मौजूद है। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार स्मार्ट लैंडर लॉन्च के बाद 3 या 4 महीने तक चंद्रमा की कक्षा में नहीं जाएगा और संभवतः अगले साल की शुरुआत में लैंडिंग का प्रयास करेगा। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा द्वारा चंद्रमा पर उतरने का पहला प्रयास है। हालांकि इस साल मई में एक निजी जापानी कंपनी ने प्रयास किया था, लेकिन असफल रहा था। स्लिम चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर एक बहुत छोटा अंतरिक्ष यान है, जिसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है। इसकी तुलना में चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल का वजन लगभग 1750 किलोग्राम था। SLIM का मुख्य उद्देश्य चुनी गई साइट के 100 मीटर के भीतर सटीक लैंडिंग का प्रदर्शन करना है। जापान ने रॉकेट के जरिए 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च किए हैं। पहला एक एक्सरे टेलीस्कोप और दूसरा एक हल्का चंद्रमा लैंडर है। यह टेलीस्कोप सुबह 8:56 पर अलग हो गया और चंद्रमा लैंडर 9:29 पर अलग हुआ। आइए हम G20 के बारे में बात करें। G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के लिए दिल्ली तैयार है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली की सभी अहम और ऐतिहासिक इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर कुतुब मीनार, प्रगति मैदान, भारत मंडपम समेत दिल्ली के सभी इलाकों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। दिल्ली की सभी आम सड़कों पर खूबसूरत फाउंटेन, गमले और पेड़ पौधे लगाए गए हैं। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन खास मेहमानों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी हैं। बाइडन आज रात उड़ान भरेंगे और कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। खास बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडन का यह पहला भारत दौरा है। इस दौरे में वे G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के साथ साथ PM मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। माना जा रहा है कि इस वार्ता में भारत अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग की और विस्तार दिया जाएगा। साथ ही कुछ अहम सौदों पर भी मुहर लग सकती है। बाइडन एयरफोर्स 1 के विमान से दिल्ली पहुंचेंगे। एयरफोर्स 1 के साथ एक दूसरा विमान बैकअप प्लेन भी होगा, जो आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकेगा। बैकअप प्लेन को सीक्रेट जगह पर रखा जाता है। अपने आप में खास एयरफोर्स 1 को मिनी पेंटागन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें तमाम सुरक्षा उपकरण लगे होते हैं। एयरफोर्स 1 विमान हर तरह के हमलों से बचने में सक्षम है। अमेरिकी राष्ट्रपति विमान से दिल्ली में लैंड करने के बाद अपनी बीस्ट गाड़ी से सफ़र करेंगे
और उनके साथ करीब 50 गाड़ियों की सुरक्षा घेरा होगा। 20 गाड़ी के बारे में माना जाता है कि इसमें परमाणु हमले को भी विफल करने की क्षमता है। केमिकल न्यूक्लियर अटैक भी बेअसर होते हैं। कार में 8 इंच मोटे दरवाजे, पैनिक बटन, अलग से ऑक्सीजन सप्लाई, कार में राष्ट्रपति का मैचिंग ब्लड सैटेलाइट फ़ोन रहते हैं जो हर वक्त पेंटागन से कनेक्ट रहता है। बीस्ट के टायरों में स्पेशल स्टील रिम्स होता है, इसके टायर पंचर नहीं होते हैं। फ्यूल टैंक में स्पेशल फोम होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले में 50 सुरक्षा गाड़ियाँ सुरक्षा में अमेरिका की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI, साथ ही फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA कमांडो की तैनाती रहती है। माना जा रहा है कि बाइडेन अपने दिल्ली प्रवेश के दौरान ITC मौर्या शेरेटन में रुकेंगे। होटल के 14वें फ्लोर पर बाइडेन का स्वीट है। स्वीट 4006 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। इस स्वीट का किराया हर दिन का 8 से 10 लाख रुपए है। डॉग स्क्वाड के साथ स्पेशल उपकरण तैनात किए गए हैं। हर फ्लोर पर सीक्रेट सर्विस कमांडो तैनात रहेंगे। होटल के 400 कमरे बाइडेन की टीम के लिए बुक किए गए हैं। साथ ही होटल में बाइडेन के आने जाने के लिए एक नई स्पेशल लिफ्ट भी लगाई गई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।